ये रख लो ये मैं। हे हेलो एवरीवन, दिस इज आकिब एंड आई एम योर टीचर और राम स्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री पे कि केमिस्ट्री आखिर है क्या और केमिस्ट्री में आखिर हम लोगों को ट्वेल्थ में कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। वैसे तो जो लोग 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़े होते हैं वो तो केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हाँ भाई केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कैसे पढ़ना होता है। लेकिन आज हम लोग एक जर्नल ओवरव्यू देखेंगे केमिस्ट्री का कि 12th क्लास में जब हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो आखिर उसमें हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। आज हम लोग वो बात नहीं करने वाले हैं कि केमिस्ट्री जो है वो मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है, या इसको अगर रसायन विज्ञान को अगर तोड़ते हैं तो रस प्लस आयन होता है, यानी कि लिक्विड की स्टडी होता है। ये सब बातें जो हैं वो बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या है बुक में दे रखी हैं और आप वहाँ से पढ़ोगे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ट्वेल्थ में केमिस्ट्री का आखिर रोल क्या है, ट्वेल्थ में आगे जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री आखिर चलती कैसे है, क्या उसका नेचर है, क्या उसकी प्रकृति है, कैसे हम लोग केमिस्ट्री को डील करेंगे, इस पे हम लोग थोड़ी सी बातें करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि एक छोटा सा ओवरव्यू होगा केमिस्ट्री को लेके कि केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डील कैसे करेंगे और वो केमिस्ट्री हमको क्या डील करती है इसके बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यही समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। कि अगर केमिस्ट्री को समझना है, कहते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्टिव है, और कहते हैं केमिस्ट्री में एक्सेप्शन की भरमार है। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं अच्छी हैं, मतलब सही हैं, और अगर आप इनको देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन केमिस्ट्री से जो लगाव होता है बच्चे का वो पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता है अगर टीचर उसको चीज़ें सही से नहीं समझा पाएगा तब। तो हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। अगर हम लोग बात करें कि केमिस्ट्री हमको पढ़नी कैसे है, मैंने कहा कि हम केमिस्ट्री की थियोरेटिकल नॉलेज पे बात नहीं करेंगे, ना हम ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ना उसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे कि केमिस्ट्री को अगर डील करना है तो केमिस्ट्री का नेचर समझना होगा। किसी भी इंसान को डील करने के लिए जैसे हम उस इंसान का नेचर समझते हैं, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री को भी डील करने के लिए केमिस्ट्री का नेचर समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज नेचर ऑफ केमिस्ट्री, आखिर केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री का नेचर क्या है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए थोड़ा। फिर आपको सब्जेक्ट पढ़ते हुए मजा आएगा, और जब मजा आएगा आपको तब लगेगा कि हाँ सब्जेक्ट हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। और जब सब्जेक्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो हर एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है आपके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अगर बारे में बात की जाए, जैसे आप जो लोग 11th पढ़ के आते हैं, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा 11th उनको भी समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 11th जिसने पढ़ लिया मैं उसी पे बात करूंगा। आखिर आपने देखा होगा जब हम लोग 11th में केमिस्ट्री को पढ़ने स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर तो ये है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसमें आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और वो बेसिक चीज़ें वो हैं जो बहुत सारी चीज़ें फेल हैं। तो उस चैप्टर को पढ़ के जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक मॉडल नहीं है, वहाँ थॉमसन मॉडल आ जाता है पहले, फिर नील्स बोर का मॉडल आ जाता है, फिर नील्स बोर के रदरफोर्ड का मॉडल आ जाता है, फिर लास्ट में क्या आ जाता है, एक नील्स बोर का मॉडल आ जाता है। अब इतने सारे मॉडल हैं और वो इसमें से भी मॉडल जो है वो पूरा करेक्ट नहीं है। यानी एक चीज़ को समझाने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ कहीं ना जाके क्या हो जाती है, फंस जाती है। तो बस यही केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री को देखेंगे तो किसी एक टॉपिक को समझाने के लिए या किसी एक चीज़ को समझाने के लिए कोई एक थ्योरी नहीं है, कई सारी थ्योरीज हैं, और कई सारी थ्योरीज जब चलती हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। अब इन्हें एक्सेप्शन केस में जो होता है, इन्हीं एक्सेप्शन केस को हमें समझना होता है, इन्हीं एक्सेप्शन केस को हमें देखना होता है कि आखिर कैसे ये चीज़ें चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, यानी व्हाट इज नेचर ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं आपको समझाता हूँ कि केमिस्ट्री का नेचर क्या है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से हम लोग बात करेंगे कि नेचर ऑफ केमिस्ट्री। तो नेचर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का नेचर क्या है, अगर इस पे बात की जाए तो आप लोगों को समझना है कि यहां पर जब हम लोग केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे होते हैं तो केमिस्ट्री में जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई हेडिंग पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब मेन चीज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है।
कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर कोई हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखा, कोई चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखा, कोई हेडिंग या फिर कोई भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा, तो सबसे पहले ये जानना होता है कि ये टॉपिक हमें पढ़ना क्यों है, आखिर इसका क्या रीज़न है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, क्या डील करेंगे। सबसे मेन चीज़ है कि आखिर जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या इसका पढ़ना क्यों है और आखिर इसका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में आखिर हम इसका क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने थॉमसन मॉडल पढ़ाया, तो थॉमसन मॉडल क्यों आया, आखिर इसको देने का रीज़न क्या था, तो इसके बारे में जानेंगे। तो जब भी आपको किसी का क्यों मिल जाएगा कि आखिर ये क्यों पढ़ना है, तो वो होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद आप जब ये सीख जाते हो कि वो टॉपिक हमें पढ़ना क्यों है, कॉन्सेप्ट आ गया, तो कॉन्सेप्ट के बाद हम उसके अंदर की पढ़ते हैं थ्योरी, कि आखिर अब उसके अंदर क्या है। यानी कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट जान लिया कि ये क्यों पढ़ना है, अब पढ़ना उसमें क्या है वो पढ़ना है। यानी यहाँ पे क्यों मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कि आखिर इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत सारी, तो जैसे मैंने कहा कि थॉमसन मॉडल क्यों पढ़ना है, ये तो आपने कॉन्सेप्ट में सीखा। अब थॉमसन मॉडल क्या है, थॉमसन मॉडल का सीधे सीधे कहते हैं कि परमाणु क्या है, एक अति सूक्ष्म गोलाकार कण है जिसमें धनावेश क्या होता है, एक समान रूप से फैला होता है, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज, तो इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। नहीं, इसके अंदर हम लोगों को थ्योरी करनी है। अब थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप थ्योरी सीख गए, कॉन्सेप्ट आपको आ गया, थ्योरी भी सीख गए, तो आपको अब उसकी करनी है प्रैक्टिस। यानी प्रैक्टिस का मतलब है कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आप वो प्रैक्टिस करो कि आखिर थॉमसन मॉडल पे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, नील्स बोर के मॉडल पे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी। तो प्रैक्टिस करने के बाद जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ें सीख लेते हैं कि हाँ सर अब मुझे ये टॉपिक अच्छे से आ गया, प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन में कोई सा भी लगा लूँगा, तो आपको फिर समझना होता है कि उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद आपके सामने कुछ आ जाते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, और यही एक्सेप्शन जब आ जाते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस में सीख के आते हैं कुछ और चीज, और एक्सेप्शनल क्या है वो अलग ही लेके कहानी चल रहा होता है। तो यहीं पे जैसे ही एक्सेप्शन आना स्टार्ट होते हैं बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है यहीं पे। और दिमाग खराब ऐसे होता है कि वो क्वेश्चन तो इसके अकॉर्डिंग कर रहा होता है, आंसर कुछ और ही आ रहा होता है, तो बच्चे का जो है वो फिर केमिस्ट्री से कनेक्शन हो नहीं पाता है। तो अब ये टीचर की जिम्मेदारी है कि जितने भी टॉपिक उसने पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट सिखाया, थ्योरी सिखाया, प्रैक्टिस भी सिखाए, लेकिन साथ में बच्चों क्या सिखाए, एक्सेप्शन, कि बच्चों इस टॉपिक में इतने इतने एक्सेप्शन हैं। जैसे आप लोगों ने आव्वा रूल पढ़ा होगा, तो उसमें कई सारे एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। जैसे कॉपर में होता है, क्रोमियम में होता है, 47 पे हमारे पास भी होता है, 79 पे भी होता है। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें क्या हो जाता है, एक्सेप्शन, यानी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है, और जब काम ही नहीं होगा उस तरीके से चलेगा ही नहीं तो फिर दिक्कत तो आनी है। तो एक्सेप्शनल केस में क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। अब ये जो एक्सेप्शन है इनको ही सीखना। अब किसी बच्चे को अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो केमिस्ट्री का ये माइंड मैप लगाना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में जब भी कोई टॉपिक आएगा तो सर बताओ कि क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन आने के बाद सर ये बता दो कि अब हम फंसेंगे कहाँ, क्योंकि जहाँ भी केमिस्ट्री आएगी वहाँ आया एक्सेप्शन, और अगर एक्सेप्शन आएगा तो उसका आपको बताना पड़ेगा कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, बाकी सारे क्वेश्चन इस तरीके से लेके चलते हैं। तो केमिस्ट्री का ये नेचर है। नहीं, केमिस्ट्री आपको जब भी 12th की या 11th की या किसी भी क्लास की डील करनी है, आपको डील करने के लिए बातें याद रखनी पड़ेंगी, और ये बातें आपको कैसे पता करनी है कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी है, प्रैक्टिस और एक्सेप्शन। तो यहीं से कहा जाता है, एक डायलॉग है बहुत बढ़िया सा कि केमिस्ट्री है बेवफा, शाम को पढ़ते हैं सुबह हो जाती है सफ़ा। अब इसका आंसर केमिस्ट्री भी दे रही होती है। केमिस्ट्री कहती है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। यानी कि अगर केमिस्ट्री भी बेवफा है तो उसका होने का रीज़न क्या है कि भैया वो बेवफाई कहाँ से है, उसकी एक्सेप्शन से। अगर आप एक्सेप्शन याद करेंगे, चीज़ों को पढ़ लेंगे, तो केमिस्ट्री की आपको चीज़ें ज़्यादातर याद रहने वाली हैं, अदरवाइज याद रहने वाली नहीं है। और जब नहीं रहेंगी याद तो फिर सब्जेक्ट मज़ा नहीं आएगा पढ़ते हुए, और सब्जेक्ट में जब दिक्कत होती है तभी हम लोग कहते हैं कि सर मज़ा नहीं आ रहा है। मोदी जी वाला क्या होता है, मोदी जी यही तो कहते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है। और जब मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि रुको ज़रा, सब्र करो, अभी यही नहीं और भी है। ये तो होता है। तो आगे हम लोग समझेंगे कि ये केमिस्ट्री का नेचर है। अगर आपको इतनी चीज़ें याद हैं
कि केमिस्ट्री का नेचर क्या है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री हमें 3 भाग में पढ़नी है। यहाँ पर जब हम 12th की बात कर रहे होते हैं केमिस्ट्री की, तो 12th की केमिस्ट्री हमें 3 भाग में पढ़नी होती है, और वो तीनों भाग कौन कौन से मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। सबसे पहला जो आपको भाग पढ़ना है वो है फिजिकल केमिस्ट्री का, यानी कि हम लोग स्टडी करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री की। फिर एक आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक। और एक तीसरा आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम लोग क्या हो रहे हैं इस 12th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। अब बच्चों एक टॉपिक और होता है, यानी एक सेक्टर और है इसका, एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषित रसायन, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन एंड कार्बनिक रसायन, एज वेल एज हमारे साथ जो स्टडी की जाती है वो क्या होता है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि विश्लेषित रसायन। लेकिन विश्लेषित रसायन का स्टडी क्लास में नहीं कराता है टीचर। हाँ, उसकी कुछ चीज़ें यूटिलाइज कर लेता है, जैसे कलर के बारे में वहाँ से बताएगा, टेस्ट के बारे में वहाँ से बता देगा, लेकिन पढ़ाता नहीं है। और जब नहीं पढ़ाता है तो कहाँ पढ़ते हैं उसको, तो वो जिम्मेदारी होती है टीचर की ही, लेकिन प्रैक्टिकल में पढ़ाने की। आपको जितना भी प्रैक्टिकल का वर्क पढ़ाया जाएगा या कराया जाएगा या सिखाया जाएगा वो सब एनालिटिकल केमिस्ट्री का होता है, वो सब प्रैक्टिकल भाग होता है। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को इसमें जोड़ के नहीं पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें उठा के पढ़ लेते हैं, यहाँ से इनको समझेंगे, सही है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग समझना शुरू करते हैं कि अब ये जो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है ये क्या है। यहाँ से हमने समझा नेचर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का नेचर क्या है। तो केमिस्ट्री का नेचर आपके सामने है कि आप कॉन्सेप्ट सीखो, थ्योरी सीखो, प्रैक्टिस कर लो और साथ में एक्सेप्शन। फिर इसके साथ आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। और फिर आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इनका नेचर क्या है। अब चैप्टर तो आपको पता ही है कि इसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सही है। सबसे पहला चैप्टर आपको जो यहाँ पे पढ़ना है वो है सॉल्यूशन। मैं एक बार चैप्टर लिख देता हूँ, फिर हम लोग इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर एक दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यहाँ पर आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है वो है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। अब ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। वैसे 5 चैप्टर पढ़ाए जाते थे, सॉलिड स्टेट भी था, सरफेस केमिस्ट्री भी था, लेकिन वो जो है वो हट चुका है। तो अब जब वो हट गया है तो फिर आपको यहाँ पे स्टडी करनी है केवल इन 3 चैप्टर की। और इन 3 चैप्टर को पढ़ के आपको कंप्लीट तो नहीं कहूँगा कि कंप्लीट आ जाएगी, लेकिन हाँ अगर ये 3 चैप्टर समझ लोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का आपको समझ में आएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का फंडा क्या है। अब मेन बात है बच्चों इनके नेचर की। तो इसके नेचर समझने से पहले हम इनके भी चैप्टर समझ लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो 2 पढ़ने हैं। वैसे यहाँ पे ही 4 चैप्टर पढ़ने होते थे, लेकिन अब 2 ही पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। फिर दूसरा जो चैप्टर आपको यहां पे पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसह संयोजी यौगिक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, सही है। 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं यहां पर। जब आप यहाँ पे इस चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। यहाँ आपको पढ़ना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हाँ हाँ, क्या पढ़ना है आपको? हाँ हाँ पढ़ना है, सही है। फिर दूसरा आपको यहाँ पे पढ़ना है एल्कोहल पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है एंड ईथर, एपी यानी एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फिर तीसरा चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, AKC, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। चौथा चैप्टर आपको जो पढ़ना है यहाँ पर स्टडी जो आपको करनी है चौथे चैप्टर की वो है एमीन। तो एमीन छोटा सा नाम है इसलिए इसको लिख देते हैं, एमीन पढ़ना है आपको। और जो 5वां चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ पर वो है बायोमोलिक्यूल। तो मैंने आपके सामने लिख दिए अभी केवल नाम, और कुछ भी मैंने नहीं बताया कि क्या फिजिकल क्या नहीं, ये सब मैंने अभी नहीं बताया। मैंने क्या कहा कि मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। आप कहो कि सर आप डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं बताई आपने। ऐसे ना तो मैं फिजिकल की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ना ही इनऑर्गेनिक की, ना ही ऑर्गेनिक। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ
क्लास 12th की केमिस्ट्री का, कि अगर क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ते समय अगर आप इतनी बातें माइंड में रखोगे तो आप सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पाओगे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, आप सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पाओगे तो मजा आएगा आपको पढ़ते हुए, है ना। तो उस मजे के लिए हम लोग क्या समझते हैं, इसका नेचर। तो अब इन तीनों का नेचर समझते हैं कि व्हाट इज नेचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री का नेचर क्या है, अब पढ़ने को तो हम भाई साहब मार तमाम चैप्टर पढ़ ही लेते हैं और कर ही लेते हैं चीजें, लेकिन एक छोटी सी बात अगर माइंड में रहे कि भैया जिससे सामना होने वाला है, जैसे आप अगर युद्ध करने जा रहे हो तो क्या करोगे कि सेना का नेचर कैसा है, राजा का नेचर कैसा है, नहीं उसका नेचर जान लो कि वो कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक नहीं है। तो तुम्हें पता है कि भैया ये कहाँ पे क्या करने वाला है, और वहीं से तुम क्या होगे, बच के निकल लोगे, उनको चीजें कर लोगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, आराम से आपकी जीत हो जाएगी। और अब यही पता है, तुम घुस गए ऐसे ही आपने हथियार लेके, और नेचर पता ही नहीं सामने, ना सेना का नेचर पता है, ना ही राजा का नेचर पता है, तो बहुत मार लगेगी। उस मार से बचने के लिए आपको वहाँ क्या समझना चाहिए कि पहले रणनीति बनानी चाहिए कि भैया फिजिकल पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या बातें माइंड में रहनी चाहिए। तो चलिए आज समझते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज को पढ़ते समय आपको दिखेगा कि बहुत सारी यहाँ पर थ्योरी होगी, सही है। अब थ्योरी डायरेक्ट नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने आपको बता दिया, जब भी थ्योरी पढ़ाई जाए तो कॉन्सेप्ट जरूर बताया जाएगा कि जो पढ़ने जा रहे हो वो पढ़ क्यों रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा और लिखाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सारी चीजें खत्म ना, ऐसे नहीं करना है। करना आपको कैसे है, थ्योरी पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद पढ़ेंगे एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन उस टॉपिक में है तो, यस और नो। तो हम लोग थ्योरी की बात करेंगे। थ्योरी इसमें बहुत देखने को मिलेगी। दूसरी चीज आपको यहां पर जो मिलेंगे, कुछ डेरिवेशन देखने को मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ डेरिवेशन। अब मेरा डायलॉग है कि जहां जहां आया डेरिवेशन वहां वहां आया फॉर्मूला। क्या आया, फॉर्मूला। तो अगर देखेंगे तो डेरिवेशन के साथ क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। जब ये फॉर्मूला बनेगा तो जहां जहां आया फॉर्मूला वहां वहां आया न्यूमेरिकल। क्या आया, न्यूमेरिकल आया भैया। और जब न्यूमेरिकल आ ही गया तो न्यूमेरिकल तो करना है, क्योंकि जब डेरिवेशन फॉर्मूला बनेगा तो उस फॉर्मूले पे कुछ अंकिंग प्रश्न भी तो बनते हैं, अंक देके, तो उन्हीं को तो हम न्यूमेरिकल कह देते हैं। तो जब ये न्यूमेरिकल आएगा तो अब जिन लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे लगते हैं या न्यूमेरिकल बेकार लगते हैं, उससे मतलब नहीं है। इसका नेचर है, ये आएगा, आप चाहे हंस के करो और चाहे तो रो के करो। हंस के करोगे तो भी करना है और रो के करोगे तो भी करना है, यानी कि आपको करना तो है ही। तो अब आप अब ये चीज माइंड में रखो कि भैया जो फिजिकल पढ़ने जा रहे हो इन 3 चैप्टर में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। आपको बहुत सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाएगी, आपको डेरिवेशन फॉर्मूले कराए जाएंगे, और अगर ये चीजें करेंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, चाहे तो हंस के कर लो और चाहे तो रो के कर लो। यस और नो। तो जैसा भी है आपको ये चीज याद रखनी कि भैया थ्योरी आएगी, डेरिवेशन आएगा और न्यूमेरिकल। और जब इन चीजों को ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल जैसे ही आएगा तो आप रेडी हो कि यस वी आर रेडी, जब भी न्यूमेरिकल आएगा करेंगे सर। और न्यूमेरिकल टफ थोड़ी होता है यार, अगर फॉर्मूला आता है, वैल्यूज लगानी है, कॉन्सेप्ट पता है, आंसर आ जाएगा निकल के। तो इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल का घबराना नहीं होता है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि सर ये छोड़ दे तो छोड़ दो, कर लियो बिना न्यूमेरिकल के ही, बिना न्यूमेरिकल के कर लियो, बस 10-12 नंबर तुम्हारे कम हो जाएंगे। और जो केमिस्ट्री में कभी कभी 15 नंबर भी कम हो जाएंगे। तो जब 10-12 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री ही 23 नंबर की 24 नंबर की आ रही है, 12 नंबर तुम वैसे ही छोड़ के आ जाओगे, किसमें, न्यूमेरिकल के। तो कर लोगे तुम फिजिकल, फिर जिस चीज़ से तुम्हें नंबर इजी मिल जाएंगे वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। 3 चैप्टर की तो बात है। तो न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। जिन लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, गारंटी है कि आपको न्यूमेरिकल सारे समझ में आएंगे। बस आपको समझना ये है कि थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इसमें याद रखना है। अब डेरिवेशन जब आ ही जाएगा तुम्हें करना, तो फिर न्यूमेरिकल भी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस और नो। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का नेचर है, ये केमिस्ट्री का नेचर, ये फिजिकल का नेचर। अब तुम फिजिकल पढ़ोगे तो माइंड में रखना है कि भैया न्यूमेरिकल डेरिवेशन आएगा ही आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये केमिस्ट्री का नेचर है। तुम कहो कि सर डेरिवेशन फॉर्मूले छोड़ दो और न्यूमेरिकल भी छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा मैं, खिलवाड़।
और खिलवाड़ टीचर जब करके जाता है तो उस टाइम तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो चला जाता है तब बच्चे याद कर रहे होते हैं। और बच्चे ऐसे याद नहीं कर रहे होते हैं, बहुत गलत तरीके से याद कर रहे होते हैं कि वो टीचर आए थे, हमें पढ़ाया था, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे याद करो और इतने अच्छे तरीके से याद करो, ठीक। खैर, अब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक की नेचर पे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पढ़नी है थ्योरी। अब इसमें भी थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। अब थ्योरी के साथ साथ यहां पर या तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या उसी पे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी यहां पर फैक्ट और लॉजिक वाले क्वेश्चन भी आपको चाहिए। तो फैक्ट और लॉजिक वाले जब क्वेश्चन यहां पर आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि चीजें कैसे कैसे चलेंगी। यानी फैक्ट बेस्ड और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर आ जाएंगे। आप फैक्ट बेस्ड कैसे, जैसे H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। H2O इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस, वाई, एक्सप्लेन। यानी आपको एक्सप्लेन कराने को कह देगा। तो अब ये समझाने का तरीका, यानी अब फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। फिर इसके बाद कि CO2 जो है वो गैस है जबकि SiO2 क्या है, सॉलिड है। तो एक किसी रीजन के कारण, किसी कारणवश एक जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें एक फैक्ट या कोई एक लॉजिक देना है। और लॉजिक एक सही भी हो सकता है, गलत भी, लेकिन फैक्ट है। फैक्ट कहां से आएगा, जो आपने पढ़ा है। तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये समझना है, सही है। फिर तीसरी चीज जो है हमारे पास वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, तो वो है रिएक्शन। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डर है बच्चे को तो वो रिएक्शन है। क्योंकि केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। मैं इसको कहता हूं कि केमिस्ट्री इट्स ऑल अबाउट केमिकल लोचा। अब लोचा क्या है, तो लोचा है केमिकल रिएक्शन का। और केमिकल रिएक्शन जब आती है तो बच्चा जो है उसको रटने की कोशिश करता है, लेकिन ये गारंटी है कि जब मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको, चाहे वो इनऑर्गेनिक की हो चाहे वो ऑर्गेनिक की हो, आप जैसे मैथ के सवाल सॉल्व करते हैं, मैं लिखूंगा एक सवाल और अगर आपने वो सवाल सीख लिया तो वैसे 10 सवाल अपने आप बना लोगे। ऐसी मैं आपको रिएक्शन सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सीखना तो तुम्ही को है। मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं सिखा ही दूंगा, मुझसे सीखा हुआ बच्चा सब कर ही लेगा, नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। आप अगर लगातार आओगे, मेरी बात मानोगे, तो ये गारंटी आपको जिंदगी में किसी भी चीज में दिक्कत आएगी, रिएक्शन में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है, चाहे वो इनऑर्गेनिक की हो चाहे वो ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो। तो इसमें अब जब चलेगी कहानी तो भाई साहब रेडी रहना है, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। यहां न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहना था, तो यहां पर रिएक्शन के लिए रेडी रहना है। और रिएक्शन के लिए रेडी रहना है तो फिर इसका मतलब तुम्हारा माइंड पहले ही बनेगा कि भैया इनऑर्गेनिक में थ्योरी और फैक्ट वाले क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, रिएक्शन के लिए तैयार रहिए। और रिएक्शन जब आएगी तो आपको रट्टा नहीं मारना है, वो पहले ही सीखे होगे, अपने आप करने का तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। ऐसी जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर भी काम ऐसे ही चलेगा। यहां भी आपके सामने आएगी थ्योरी, फिर यहां पर भी आपके सामने आएगा फैक्ट या लॉजिक, और तीसरी चीज यहां आपके सामने आएगा, यहां भी क्या आ जाएंगी, रिएक्शन। देखो ये थ्योरी तो आनी ही है। थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर कई सारे आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे तो वो थ्योरिकल बताए जाएंगे, क्लासिफिकेशन होगा वो। यहां भी फैक्ट वाले क्वेश्चन, जैसे कि H2O जो है हमारे पास एल्कोहल जल में विलय है जबकि ईथर नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जैसे एल्कोहल जल में विलय है जबकि ईथर नहीं है, तो इसका कोई एक लॉजिक, एक फैक्ट बताना होता है। मेन चीज फैक्ट होती है, लॉजिक कुछ नहीं होता है, बस लॉजिक मैंने लिख दिया है क्योंकि वो कभी कभी समझाना पड़ता है। तो रिएक्शन, अब ये और इन दोनों का नेचर तो सेम है, देखो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी थ्योरी वहां भी थ्योरी, यहाँ लॉजिक फैक्ट यहाँ भी लॉजिक फैक्ट, यहाँ पर रिएक्शन तो यहाँ भी रिएक्शन। अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है कि यहाँ रिएक्शन का जो वेटेज अब बचा है पी ब्लॉक के हटने से वो केवल बचा है 5%, और यहां जो इन दोनों का वेटेज हो जाएगा मिला के वो बचा है 95%। यानी पूरी इनऑर्गेनिक में आपको 95% थ्योरी और फैक्ट पे काम करना है, 5% रिएक्शन पढ़नी है। अब 5% है तो यहां तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए कि भैया रिएक्शन आएगी, कभी कभी देखने को मिलेगी, कभी आ गई कभी नहीं आई, कभी आ गई कभी नहीं आई, यानी बहुत रेयर केस में तुम्हें यहाँ रिएक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि पी ब्लॉक हट गया है। पी ब्लॉक होता तो तुम्हें पी ब्लॉक में भरमार होती रिएक्शन की, लेकिन वो हट गया है। अब उसके हटने से क्या हुआ, यहां पर ये केमिस्ट्री इजी हो जाती है
और इजी क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब थ्योरी ऑफ फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। अब कंपैरिजन करो उससे, इसकी कहानी न्यूमेरिकल डेरिवेशन, इसकी कहानी रिएक्शन फैक्ट। अब यहाँ पर इन दोनों का नेचर अलग हो गया। तुम फिजिकल को इनऑर्गेनिक समझो, इनऑर्गेनिक को फिजिकल, तुम्हें दिक्कत आएगी। तुम सोचो कि सर इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा आया था। वो कुछ कहेंगे नहीं सर बहुत बेकार केमिस्ट्री थी ये, इसमें मजा नहीं आया, इसमें आया। तो भैया इन सब का अपना अपना नेचर है, इनके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तभी चीजें हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होने वाली ऐसी। और अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर है कॉन्सेप्ट ये है कि 95% जो है यहाँ रिएक्शन का खेल है, केवल 5% जो है हमारे पास वो थ्योरी और फैक्ट है। थ्योरी सीखनी कम है, वहां रिएक्शन बहुत है। यहाँ बात बात पे रिएक्शन, पहले चैप्टर से रिएक्शन स्टार्ट होगी। बनाने की विधि कर रहे हैं, हेलो एल्केन हेलोअरेंस की बनाने की विधि कर रहे हैं। पहली मेथड यानी पहली बनाने की विधि में 25 रिएक्शन। आप कहोगे 25 रिएक्शन 5 ही होंगे, लेकिन उनमें जब लिखोगे तो 25 या 30 रिएक्शन जाएंगे। अब वो 25-30 रिएक्शन रट्टा मारो तुम, टाइम लगेगा, लेकिन सीख लोगे जरा में हो जाएंगी। तो ये 95% यानी यहाँ पर क्या है, अब यहाँ आपको बात बात पे रिएक्शन ही समझानी है, रिएक्शन ही समझनी है, सब कुछ यहाँ पर रिएक्शन ही होगा। चाहे वो फिर रिएक्शन की क्रिया विधि हो, मैकेनिज्म हो, कुछ भी हो, आपको रिएक्शन से रिलेटेड ही चीजें यहाँ पे लेके चलनी है। तो अब आप बच्चों यहाँ पर देख लो इसका कि नेचर क्या है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का नेचर आप जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ रिएक्शन का वेटेज है, यहाँ फैक्ट और लॉजिक है और थ्योरी है, लेकिन यहाँ रिएक्शन कितनी है 95%। तो इनका ये नेचर है, अगर इनके अकॉर्डिंग पढ़ोगे चीजें अच्छी हो जाएंगी, नहीं पढ़ोगे दिक्कतें आएंगी। और इन दिक्कतों से बचने के लिए ही आपको अब ये ऑनलाइन शुरू किया गया है। होगा क्या कि जब यहाँ पर टीचर क्लास में पढ़ाता है तो कोई बच्चा कभी छुट्टी कर जाता है, एक दिन आया 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन आया फिर 1 दिन की छुट्टी, तो इससे उसका रिदम जो है वो टूट जाता है। अब मैंने जो आज पढ़ाया कल थोड़ी पढ़ा दूंगा, तो उससे उस सुविधा ये होगी कि जब यहाँ आपको टीचर ऑनलाइन अपनी सारी चीज़ें देगा तो फिर आप इसका रिवीजन भी कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर बैठ जाओ, स्कूल ही नहीं आओ। स्कूल नहीं आओगे, माहौल आपको नहीं मिलेगा, और जहाँ माहौल नहीं मिलता है, संगत नहीं मिलती है, वहाँ रंगत का कभी भी कोई असर नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग जब यहाँ लगातार आएंगे, सीखेंगे चीज़ें और करेंगे, तब मज़ा आएगा। अब हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं, एक तरफ से पढ़ेंगे, पहले चैप्टर से स्टार्ट करके लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। मैं कोई भी बीच में से चैप्टर, बीच में से कोई टॉपिक नहीं उठाने वाला। मैं डेली तुम्हें पहले चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, एनसीईआरटी के हेडिंग वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, और हर एक चीज़ आपके बुक से आप पढ़ेंगे, समझ में आएंगी और चीज़ें कर लोगे। ये गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ काम करते रहे, तो आपकी केमिस्ट्री में आपको 4 चांद जरूर लग जाएंगे। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग काम किया तो मैं आपको हर एक चीज़ को लेके चलूँगा। जहाँ आपके समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो, एक बार नहीं 10 बार पूछो कि सर ये टॉपिक मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई। आपको अगले दिन उसका आंसर पहले दे के फिर टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँगा। आज ये लिखा और थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ हुई है, लेकिन आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की, और कल से पेन आ जाएगा। आज ये मैंने अपने पेन से लिखना शुरू किया था, कल आज मिला नहीं वो वाला पेन, इसीलिए थोड़ा राइटिंग की गड़बड़ हुई है। बाकी आपको समझ में और दिखने में कोई दिक्कत हो तो मैं बता दूंगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, 3 चैप्टर हैं उसके, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये उसका नेचर है, थ्योरी, डेरिवेशन, फार्मूला और न्यूमेरिकल। 2 चैप्टर हैं, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये नेचर है इसका, थ्योरी, फैक्ट्स और क्या हो जाएंगे हमारे पास रिएक्शंस। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारे पास, इसमें हेलो एल्केन हेलोअरेंस, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल, और इसका नेचर है थ्योरी, फैक्ट्स और लॉजिक एंड रिएक्शंस। यहाँ 95% रिएक्शंस है, यहाँ 5% रिएक्शन है, और यहाँ न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है। रिएक्शन से डरना नहीं है। इस बार की रिएक्शन तो मैंने देखा कि लोग कह रहे बड़ा टफ आई, लेकिन रिएक्शन बड़ा इजी थी वो। अब मैं खुद से ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ,
वो रिएक्शन आप जब करोगे, जब मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो तुम्हें खुद दिख जाएगा कि रिएक्शन भैया कोई टफ ही नहीं है। रिएक्शन सीख गए, टफ क्या होता है, जो रटकेगा वो नहीं आया, दूसरी रिएक्शन आगे कर ही नहीं पाओगे। जब सीख के गए हो तो भैया वैसे 10 क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट तो पता ही है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल और पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो कल सब लोग हाजिरी लगा देना, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन वाले से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले कल बताएंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन इसका क्या है, कि सॉल्यूशन की परिभाषा क्या है, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, कौन सा सॉल्यूशन हमें यहाँ पे पढ़ना है, कौन सा सॉल्यूशन छोड़ देना है, उसको लेके कैसे चीज़ें चलेंगी। यस और नो? तो मिलते हैं आपको कल इसी वक्त। थैंक यू सो मच।